ऑल राइट, लेट अस प्रोसीड स्टूडेंट्स। बैट सवार्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ा। एक स्ट्रेट वायर फिनिट हो या इन्फिनिट हो, उसके कारण डी डिस्टेंस या आर डिस्टेंस पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। एक इन्फिनाइट वायर के कारण आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2πr। अगर θ1 θ2 दिया रहे यानी वायर फिनिट रहे तो म्यू नॉट आई बाई 4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2। सेमी इन्फिनाइट वायर रहे तो म्यू नॉट आई बाई 4πr हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक θ2 0 हो जाएगा, θ1 90 हो जाएगा। उसी तरीके से सर्कुलर वायर, है ना, एक सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r। यूनिटरी मेथड लगा के अगर सर्किल का कोई सेक्शन है, जैसे आर्क है, उस आर्क के कारण ओरिजिनल सर्किल के सेंटर पे भी हम लोग निकाल सकते थे, है कि नहीं। इतनी सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं। जैसे बात अगर सर्कुलर लूप की करें तो हम जानते हैं कि एक चार्ज भी, एक पॉइंट चार्ज भी, एक सिंगल पॉइंट चार्ज भी जब सर्किल में मूव करता है तो उस सर्कुलर मोशन की वजह से देयर कैन बी ए करंट इन द लूप, है ना। अभी हमने देखा भी था प्रीवियस क्लासेज में। उस करंट की वजह से अगर हमसे कोई पूछे कि सेंटर पे, उस पर्टिकुलर सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सपोज आर रेडियस के एक सर्किल में एक प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है ना, ऑलराइट। और उसका सेंस हम देख सकते हैं कि द सेंस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जाहिर सी बात है कि करंट भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर ये v स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, तो क्वेश्चन है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस मोशन की वजह से b एट c क्या होगा, है ना। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात होगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इस चार्ज से के मोशन से एसोसिएटेड हम पहले करंट कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये चार्ज जब मूव करेगा तो इससे एसोसिएटेड हम करंट को कैलकुलेट करेंगे। फिर करंट को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग, सर्कुलर करंट हो गया हमारे पास म्यू नॉट आई बाई 2r, फॉर्मूला लगा देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि एक सर्किल में अगर आई करंट मूव करे लूप में तो सेंटर पे म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। तो वो आई पहले क्या हो जाएगा, तो आई विल बी, सबसे पहले करंट आई विल बी चार्ज बाई टाइम पीरियड, एवरेज करंट बराबर इंस्टेंटेनियस करंट, यहां है कि नहीं, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चार्ज मूव कर रहा है। सो q बाई 2πr बाई v ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज द करंट, है कि नहीं, qv बाई 2πr। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो I आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड B एट C हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो B एट C हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2r, दैट इज म्यू नॉट बाई 2r into what is I is qv by 2πr, है ना, 2πr। so it will be mu naught qv by 2 to the 4πr square। this is the magnetic field at the center, mu naught qv by 4πr square, है कि नहीं। mu naught by 4π अलग अगर हो जाए तो it is directly proportional to charge, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर हम कह सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें तो जैसे पूछ दे कि ये जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके किसके डायरेक्टली और किसके किसके किस किस पैरामीटर के डायरेक्टली और किस किस पैरामीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम उस बात का भी आंसर दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज एडिशनली मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक चीज और यहाँ पूछी जा सकती है, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, एटम्स चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना मॉडर्न फिजिक्स में, सेकंड बुक में 12th के, तो देखेंगे कि अगर ये लूप छोटा होता तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, इस सर्किल के सेंटर पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हम लोग निकाल सकते थे, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते थे। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने निकाला था, है कि नहीं। तो इस करंट का खुद का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आगे देखेंगे इन फ्यूचर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर सेंटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड को ऑलमोस्ट हम पूरे एरिया में, मतलब एक एक पॉइंट पे उतना ही माने जितना सेंटर पे है, ऐसा तभी मान सकते हैं जब ये लूप काफी छोटा हो। बड़ा रेडियस का लूप होगा तब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा वही आसपास भी होगा। लेकिन अगर ये लूप का साइज स्मॉल हो तो हम कह पाएंगे कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके आसपास भी हो जाएगा।
तो पूरे एरिया के एक एक पॉइंट पे इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कांस्टेंट मान के इस एरिया के थ्रू से बी डॉट ए इन फ्यूचर हम देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ऑलराइट, अगर आगे बढ़े हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। This is the part of the, suppose this is A, this is B, this is C, this is D, है ना, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है B to A to D to C to B, AB और DC, है ना, दो अलग अलग रेडियस के सर्किल के आर्क्स है ना। AB भी एक आर्क है, AB आर्क जो है वो A रेडियस के सर्किल का है और DC जो आर्क है वो B रेडियस के सर्किल का है। दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस पॉइंट इज O। अगर करंट इसमें I फ्लो कर रहा है, क्योंकि देखने से ही लग रहा है कि एक लूप है ना, ये अगर लूप है तो करंट I फ्लो कर रहा होगा। अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड B एट O, है ना। O पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चलिए हम लोग O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अब देखिए गौर कीजिए, हमारा जो लूप है जिसकी वजह से हमें O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस लूप को अगर देखा जाए तो उसके दो पार्ट स्ट्रेट है और दो पार्ट सर्किल के कर्व है, सर्किल के आर्क है। जो दोनों स्ट्रेट पार्ट है AD एंड CB, इस AD और CB की वजह से O पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि ये O जो है इन दोनों कंडक्टर्स के बिल्कुल एलॉन्ग है, लेंथ के एलॉन्ग है, और वो दोनों कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर है। हमने बात की थी कि किसी आइडियल क्रॉस आर 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर CB को ले तो जिधर आइडियल उधर ही O का पोजीशन भी। उसी तरीके से AB की बात करें तो आइडियल और R के बीच एंगल 180 हो जाएगा, और CB की बात करें तो आइडियल और R के बीच एंगल 0 हो जाएगा। बायट-सवार्ट लॉ में म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस R आता है कि नहीं, तो आइडियल क्रॉस R आने की वजह से मामला खत्म, 0 हो जाएगा। तो B ड्यू टू AD अगर हम लिखें, B ड्यू टू AD इज इक्वल टू B ड्यू टू CB एंड दैट मस्ट बी 0, दैट इज 0। यानी जो भी फील्ड होगा वो AB आर्क और DC आर्क की वजह से होगा। अगर AB आर्क की बात करें तो AB आर्क की बात करें तो उसमें करंट B से A जा रहा है ना, और हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो O पे फील्ड आउटवर्ड होगा, और DC आर्क की बात करें तो इनवर्ड होगा, है ना, इनवर्ड होगा। तो इसकी वजह से आउटवर्ड होगा और इसकी वजह से इनवर्ड होगा। मतलब अगर मैं आउटवर्ड को पॉजिटिव मानूं, सपोज आउटवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूं, तो BA आर्क के फील्ड को कैलकुलेट करके उसमें से DC आर्क के फील्ड को, है ना, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि B से A जो करंट जा रहा है उसकी वजह से O पे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले BA की वजह से निकाल देते हैं, है ना। वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला म्यू नॉट I बाई 2R थीटा बाई 360, है ना। और कल हम लोगों ने देखा था कि अगर आर्क की वजह से देखें थीटा इज 60, है ना। तो ये हो जाएगा इसकी वजह से, सबसे पहले दिस इज 1 दिस इज 2, तो इसको मैं इस आर्क को 1 इस आर्क को 2 कहूं तो B एट O का जो मतलब होगा वो हो जाएगा B ड्यू टू 1 प्लस B ड्यू टू 2, है ना। ये आउटवर्ड ये इनवर्ड, है ना। तो आउटवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे तो B ड्यू टू 1 हो जाएगा बाहर की तरफ म्यू नॉट I बाई 2, लेकिन इसका रेडियस कितना है A, तो 2A इंटू 60 बाई 360, है ना, और माइनस म्यू नॉट I बाई 2B इंटू 60 बाई 360, क्योंकि दोनों ही, तो 60 से 6 टाइम ये कैंसिल, 60 से 6 टाइम ये कैंसिल, म्यू नॉट I बाई
6 टू जा 12 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ 1/a माइनस 1/b बचेगा और ये नेट आउटवर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आउटवर्ड ही होगा, पता है क्यों? क्योंकि a इज स्मॉलर देन b और नीचे a आ रहा है, यानी b1 ज्यादा होगा और b2 कम होगा, हम कह सकते हैं। अगर यही आंसर इनवर्ट में देना रहता तो यहाँ माइनस लगा देते, है कि नहीं? तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एट O। ऑलराइट, लेट अस प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और करते हैं बाय शॉर्ट लॉ पे। ये इन्फिनिटी तक है, अप टू इन्फिनिटी तक, ये भी इधर अप टू इन्फिनिटी तक है, बहुत लॉन्ग है। दिस रेडियस, इसमें आई करंट जा रहा है, ये एक सेमी सर्किल है यहाँ वाला पोर्शन, द रेडियस इज आर, है कि नहीं? दिस पॉइंट इज ओ, आई ऐसे मूव कर रहा होगा। फाइंड बी एट ओ, बी एट ओ फाइंड करना है ना? ओ पे, यानी ये जो ओरिजिनल सर्किल बनता, जहां चूंकि सेमी सर्किल बना है ना, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि ओ पे कैसे कैलकुलेट करें मैग्नेटिक फील्ड। तो ओ पे जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो सबसे पहले इस सेक्शन को देखो, जो हॉरिजॉन्टल वायर है लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां नहीं होगा। कारण, क्योंकि ये जो पॉइंट है लेंथ कहीं अलोंग लाई करता है। फिर इस सेमी सर्किल की बात करो तो सेमी सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना? किधर की तरफ होगा? तो आइडियल क्रॉस आर, थंब किधर जा रहा है? अंदर। और इस सेक्शन की अगर बात करो, यहां से नीचे वाले सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करो तो इसकी वजह से भी होगा। अगर आइडियल क्रॉस आर करोगे तो इसका भी थंब अंदर, यानी इस आर्क के का मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों इनसाइड जाएगा। इस हॉरिजॉन्टल वायर की वजह से यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जो भी होगा वो एक इसकी वजह से होगा और इसकी वजह से होगा। इसकी वजह से ये सेमी सर्कुलर आर्क जो है उसकी वजह से कितना हो जाएगा? तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 180/360, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4r, वेरी सिंपल। तो इसकी वजह से हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r, है ना? और आइडियल क्रॉस आर करेंगे तो थंब इनवर्ट हो गया, और प्लस इसकी वजह से भी चूंकि इनवर्ट ही होना है इस वायर की वजह से, तो जोड़ी देते हैं दोनों फील्ड को, तो इसकी वजह से आर्क की वजह से तो आ गया। स्ट्रेट वायर की वजह से क्या हो जाएगा? तो देखिए एंड के सामने है सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और वायर से कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट का परपेंडिकुलर? तो यही रेडियस के ही बराबर जितना इस आर्क का रेडियस है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। दिस इज द आंसर। म्यू नॉट आई बाई 4r अगर कॉमन ले लें तो 1 + 1/पाई बचेगा यहाँ आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नीट में, जेईई मेन में, है ना, पूछे जा सकते हैं। एक और इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, मैं यहीं पे देता हूं आपको। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक वायर है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग एक वायर है ना? हियर इज करंट आई और इसमें करंट जा रहा है 0.75 आई, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वायर है उसमें आई करंट जा रहा है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वायर है उसमें 0.75 आई करंट जा रहा है। दिस इज ए पॉइंट ए कॉमा बी इन एक्स वाई प्लेन। ओरिजिन से उसका पोजीशन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, एंड दिस पॉइंट इज सपोज पी। इफ बी एट पी यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज 0, देन फाइंड थीटा। तो क्वेश्चन इज, दो वायर है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दोनों इनफाइनाइट वायर है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग है। एक्स एक्सिस वाले में आई करंट, वाई एक्सिस वाले में 0.75 आई करंट। इस एक्स वाई प्लेन में पॉइंट है पी, जिसका मैंने कोऑर्डिनेट का भी नाम दे दिया ए कॉमा बी, एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट बी। ये थीटा निकालना है आपको, है ना? दिस थीटा इज, ये जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, so that b at p is 0, ऑलराइट?
ऑलराइट, तो दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड थीटा, है ना, इफ बी एट पी इज इक्वल टू 0 फाइंड थीटा। तो चलिए लेट अस प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये जो एक्स एक्सिस वाला वायर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वायर है, उस वायर की वजह से पी पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हमारी तरफ, है ना, और वाई एक्सिस वाले वायर की बात करें तो वाई एक्सिस वाले वायर की वजह से इनवर्ट, निश्चित रूप से कैंसिल होने की गुंजाइश है, क्योंकि एक्स एक्सिस की वजह से जिधर फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट वाई एक्सिस वाले करंट की वजह से फील्ड है, इसलिए कैंसिल हो सकता है। अगर हम बात करें एक्सिस, एक्स एक्सिस की वजह से, एक्स एक्सिस वाले करंट की वजह से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, बी हो जाएगा, हाँ ना। तो इफ बी एट पी इज इक्वल टू 0, तो ये वायर को 1 और इस वायर को मैं 2 कहूं, इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज बी ड्यू टू 1 मस्ट बी इक्वल टू बी ड्यू टू 2। डायरेक्शन तो चलो भैया क्या है, अपोजिट है ही, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो दोनों वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो b ड्यू टू 1 इज इक्वल टू b ड्यू टू 2, b ड्यू टू 1 इज म्यू नॉट i बाई 2 पाई r, व्हाट इज r, तो r इज b, क्योंकि वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें करंट i जा रहा है, तो म्यू नॉट i बाई 2 पाई b इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसमें करंट कितना जा रहा है, तो 0.75 i, 0.75 का मतलब 3/4 i बाई 2 पाई तो है ही नीचे, और b नहीं, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डिस्टेंस लेंगे तो a हो गया, है ना। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, म्यू नॉट i से म्यू नॉट i कैंसिल। अगर हम बात करें, है ना, b ऊपर चला जाएगा तो 4 इधर और 3 इधर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा b बाई a, 3b इज इक्वल टू 4a, सो b बाई a इज इक्वल टू 4/3। एंड व्हाट इज b बाई a, व्हाट इज b बाई a, तो b परपेंडिकुलर है और a बेस है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो b बाई a इज tan थीटा, tan थीटा 4/3 आने का मतलब क्या हुआ, tan थीटा 4/3 आने का मतलब हुआ कि ये थीटा निकल सकता है, कितना होगा, तो दिस थीटा इज 53 डिग्री। ध्यान रखेंगे tan 53 डिग्री जो होता है वो 4/3 होता है, tan 37 जो होता है वो 3/4 होता है। जब tan निकल गया तो sin cos सब निकाल सकते हैं, जैसे sin 37 कितना हो जाएगा, sin 37 3/5 हो जाएगा, cos 37 कितना हो जाएगा, cos 37 4/5 हो जाएगा, sin 53 कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, p बाई b, तो p बाई h निकालने के लिए h को √3² + 4² करके निकाल सकते हैं। तो एक बार sin कोई एक tan या cos आ जाता है, छेद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की यही तो खासियत है कि किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए किसी एक का पता चला कि बाकी 5, है ना, निकल जाते हैं, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो ही तो है। तो 2 साइड का जब पता चल जाएगा तो तीसरा तो पता चल ही जाता है पाइथागोरस से, है कि नहीं। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज ए लूप, ऑलराइट, ये एक सर्कुलर लूप है जिसका कुछ रेडियस होगा r, रेडियस इज r, इसके 2 पॉइंट है a एंड b, a भी एक आर्क है जो कि यहां पे एंगल थीटा बना रहा होगा। इन दोनों पॉइंट्स a और b के अलोंग एक की के सहारे हमने एक बैटरी अटैच कर दी, इस बैटरी से जरूर कोई करंट गया होगा, इधर से I निकला होगा। इस पूरे लूप का, है ना, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, मतलब इस पूरे लूप, ये जो पूरा लूप है मटेरियल का बना होगा, है ना, और इसका रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है पूरे लूप का कांस्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है और एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तभी ये बात क्लियर हो जाएगी, है कि नहीं। तो जो करंट यहाँ A पे पहुंचने के बाद बटेगा, कुछ बड़े वाले आर्क से और कुछ छोटे वाले आर्क से आके मिलेगा और फिर B से बैटरी में चला जाएगा, B होते हुए बैटरी में चला जाएगा। तो वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूव करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो मैं प्रूव दैट
वाले फॉर्मेट में देके समझा रहा हूं, लेकिन इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा के आ सकते हैं। प्रूव दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर C is 0. Prove that B at C is 0. मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये भी कहा जा सकता है कि ये ए और बी यहां हो, चाहे डायमीटर के लॉन्ग हो, चाहे ए यहां हो, बी यहां हो, चाहे ए यहां हो, बी यहां हो, कुछ भी हो जाए, यहां जाने के बाद अगर करंट बटा, ए से निकला, दो पार्ट में बटा, फिर बी पे आके मिल गया, फिर बैटरी में चला गया, तो ये ए और बी कहीं भी हो, ये थीटा कितना भी हो, 60 हो, 120 हो, 180 हो, कुछ भी हो, थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 हो जाएगा। इसको चलिए हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपके सामने पिक्चर, है कि नहीं। तो देखिए ए पे जब मान लो करंट आई गया होगा तो इधर I1 बटा होगा सपोज बड़े वाले आर्क में, और इधर I2 बटा होगा, फिर I1 इधर से और I2 इधर से पहुंच गया होगा, और I1 प्लस I2 0 हो गया होगा। तो देखिए ये लूप नहीं रहा, आपका ये जो सर्किल है, ये जो मैंने सर्किल आर रेडियस का बनाया है, ये अब लूप नहीं रहा। कारण क्योंकि इस पूरे लूप में एक सेंस में करंट कहीं फ्लो नहीं कर रहा है। अगर बिगर आर्क AB की बात करें तो उसमें क्लॉकवाइज, और अगर स्मॉलर आर्क AB की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। तो चूंकि पूरे सर्कुलर लूप में, पूरे सर्किल में, सॉरी लूप तो है ही नहीं है, पूरे सर्किल में एक सेंस में चूंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए हम ये बात नहीं कर सकते। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहां पे सी पे फील्ड क्या हो जाएगा। तो अगर I2 की बात करें, I2 की वजह से, करंट I2 की वजह से आउटवर्ड हो जाएगा IDL क्रॉस R, और I1 की वजह से इनसाइड हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं आउटवर्ड को बाहर की तरफ, आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं I2 की वजह से, इसको मैं 1 और इसको मैं 2 कहूं, तो B ड्यू टू 1 वेक्टर प्लस B ड्यू टू 2 वेक्टर, B एट C का मतलब हुआ। इसको फिर मैं क्या कह सकता हूं, B ड्यू टू 1 वेक्टर इज म्यू नॉट I2 by 2R into theta by 360 आउटवर्ड, है ना। आउटवर्ड को 2 मिनट में यहां पे डायरेक्शन दे देता हूं, x y, आउटवर्ड क्या हो जाएगा प्लस के, और इनवर्ड क्या हो जाएगा माइनस के, तो ये हो जाएगा k कैप, है कि नहीं। आप प्लस B2 की बात करें, 2 बड़े वाले आर की वजह से बात करें, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 by 2R into 180 360 माइनस थीटा, है ना। 2 पाई माइनस थीटा लिख देता हूं मैं, 2 पाई माइनस थीटा, चूंकि ये आर्क, ये एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा बाई 360, या 2 पाई, 360 को मैं 2 पाई ही लिख देता हूं, ठीक है ना। आप 360 डिग्री लिखो या 2 पाई रेडियन लिखो, एक ही बात है, ऐसा लिख दिया। ये किधर की तरफ है, इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस के कैप, सो इट इज माइनस के कैप। अब मुझे इन्हीं दोनों का सम 0 प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ होगा। तो अगर मैं, अब चलिए देखिए, A से B ऊपर वाले रास्ते से जाओ तब, चाहे A से B ये छोटे वाले रास्ते से जाओ तब, मतलब आई मीन टू से कि A से B बड़े वाले रास्ते से आप जाओ, मतलब बड़े वाले आर्क को फॉलो करते हुए चलो, या A से B छोटे वाले आर्क को फॉलो करते हुए चलो, दोनों रास्तों से A और B के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बिकॉज दोनों पैरेलल रास्ते हैं, है ना। तो अगर मैं I1, अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा, अगर इसका रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ K है और इसका रेसिस्टेंस R1 है, और बड़े वाले आर्क का और छोटे वाले आर्क का रेसिस्टेंस R2 है, तो I1 R1 मस्ट बी इक्वल टू I2 R2 हो जाना चाहिए, है ना। ऊपर वाले I1 R1 इस रास्ते से इज इक्वल टू I2 R2 इस रास्ते से। फिर मैं लिखूंगा I1 R1 को क्या लिख दूंगा, तो K रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, K इनटू लेंथ, ये लेंथ कितना हो जाएगा बड़ा वाला आर्क, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई R, तो L हो जाएगा R थीटा, दैट इज R into 2 pi minus theta, and that is equal to I2 into K R into theta, है ना। तो देखो K R कैंसिल हो जाएगा, I1 into 2 pi minus theta is equal to I2 into theta, आ जाएगा ना। तो देख सकते हैं ये I2, अब यहां गौर करो, अगर मैं I2 थीटा को I1 into 2 pi minus theta लिखूं तो एक ही बात रहेगा, तो म्यू नॉट बाई 2 टू जा 4 पाई R, I2 इंटू थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा एट K कैप, है ना, कॉमन ले लिया मैंने, म्यू नॉट बाई 4 पाई R को, 4 पाई R को, फिर यहां भी बचेगा प्लस I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, लेकिन यहां बच जाएगा माइनस K कैप, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा
I1 इंटू टू पाई माइनस थीटा, लेकिन लेफ्ट साइड वाला k कैप, राइट साइड वाला माइनस k कैप लगा हुआ है, तो आंसर लिख लीजिए। अब देख लीजिए नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिल्कुल डिपेंड नहीं किया, कहां पे, थीटा पे। किस चीज पे डिपेंड नहीं किया, थीटा पे। इसका मतलब, इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि ये ए यहां हो, बी यहां हो, या यहां हो, या यहां हो, या यहां हो, कहीं भी हो, मतलब किसी सर्कुलर कंडक्टर के, किसी सर्कुलर कंडक्टर के किसी दो पॉइंट के क्रॉस अगर आप बैटरी जोड़ते हैं तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, बशर्ते उस सर्कुलर कंडक्टर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम रहे। कैसा भी बैटरी 10 वोल्ट भी, यहां देखो आप बैटरी के वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं किया, वो सीधे ही यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, है ना, हर केस में जीरो हो जाएगा, थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑलराइट, ऑलराइट, रब करते हैं। All right, let us proceed. Magnetic field with the help of Biot-Savart law. अभी काफी देर से हम लोग प्रीवियस लेक्चर की भी बात करें तो अभी की भी बात करें तो Biot-Savart लॉ पे ही अभी हम लोग फोकस्ड है। हम लोगों ने स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर सब देखा है ना। कभी कभी क्वेश्चंस घुमा के भी पूछे जाते हैं, ये भी देखेंगे हम लोग। एक IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन मैं हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना, जेईई 2011 में शायद आया हुआ है। दिस इज ए स्पाइरल, है ना, ये XY प्लेन में रखा हुआ है, ये स्पाइरल है। इसका इनर रेडियस A और आउटर रेडियस B है। नंबर ऑफ टर्न इज n। स्पाइरल मान लो यहां कहीं से शुरू होता है, इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है ना, ऐसे ऐसे जैसे स्नेक अपने आप को गोल गोल, है ना, घूम करके और ऐसा फॉर्म कभी कभी ले लेता है स्नेक्स, है ना, गाँव में। तो अगर बात करें, अगर हम बात करें कि अगर इसमें करंट, इस स्पाइरल में करंट I फ्लो करे, लेकिन इस सेंस में, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन, व्हाट इज द जेड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन, इस पूरे स्पाइरल की वजह से, है ना, इस पूरे स्पाइरल की वजह से जेड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा ओरिजिन पे, हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या करना पड़ेगा अब हम लोगों को इतना पता है कि A से लेके B तक में कितने टर्न्स है, 1 2 3 ऐसे करके n टर्न्स है ना, यानी अगर मैं, यानी A से लेके B तक में n टर्न का मतलब आप समझ रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर यहां पूछा जाए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब आप इनर रेडियस से लेके आप इतनी दूरी में, है ना, मेरे दोनों फिंगर्स पे आप जरा गौर कीजिएगा, इतनी दूरी में, दिस इज A एंड दिस इंटायर इज B, और B माइनस A डिस्टेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है, n है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें, पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें, तो इट इज n by b माइनस a, n by b माइनस a हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहां से सेंटर से, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लूं, dx विड्थ का एलिमेंट ले लूं, क्योंकि ये पूरे के पूरे टर्न्स जो है क्लोजली पैक्ड होंगे, है ना, तो एक पर्टिकुलर विड्थ में, क्योंकि n by b माइनस a नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, लेकिन ये लेंथ किसके अलोंग, रेडियल डायरेक्शन के अलोंग, ध्यान रखना है यहाँ रेडियल डायरेक्शन के अलोंग ये लेंथ है। A से लेके B तक में, उस ब्रैकेट में A से लेके B तक के दायरे में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल N। तो अब dx विड्थ में, x डिस्टेंस पे जाके अगर मैं dx विड्थ का एक एलिमेंट लेता हूं, तो उस एलिमेंट में न जाने कितने टर्न्स आ जाएंगे, है ना, बहुत सारे टर्न्स उसी में
समाये हुए होंगे, बिल्कुल फंसे हुए होंगे dx विड्थ में, है ना। जरा सा इमेजिन कीजिए कि अगर मैं सेंटर से x डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ का एक एलिमेंट लेता हूं, तो dx विड्थ का, जिसको मैं रिबन कह सकता हूं, है ना, रिबन, है ना, एक पैच की तरह, रिबन एक रिंग की तरह होगा, उस रिंग का विड्थ dx है, तो उस dx में कितने नंबर ऑफ टर्न्स समाये हुए होंगे, उस dx विड्थ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो निकल सकता है आसानी से। कैसे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में अगर उस dx से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, उसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूं ऐसे, यही है वो dx विड्थ का रिबन, और इस रिबन में कितने टर्न्स होंगे, तो इस रिबन में हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल will be n by b minus a into dx. Number of turns per unit length into total length dx is, यही कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे किसमें, हमारे रिबन में। करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, तो पूरे एक हर सिंगल टर्न में I ही फ्लो कर रहा होगा, तो इस रिबन की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो अब ये रिबन बिल्कुल रिंग की तरह हो गया, इस रिंग की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हो जाएगा, तो B स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि ये स्मॉल रिबन की बात हो रही है, dx विड्थ का वो रिबन है, तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2r, है ना, सेंटर पे फील्ड, और r इसका रिबन का r कितना है x, तो 2x, और नंबर ऑफ टर्न्स इसका कितना है n बाई b माइनस a, तो n बाई b माइनस a dx, और इसी को इंटीग्रेट कर दे, है ना, विद द प्रॉपर लिमिट, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे म्यू नॉट I बाई 2r इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n बाई b माइनस a इंटू dx, लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसमें है, उस रिबन में है ना, आ रही बात समझ में। अब इंटीग्रेट करते समय हमें लिमिट का ध्यान रखना होगा, लिमिट कहां से कहां तक, तो ये स्पाइरल कहां से शुरू है, तो इसका इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस क्या है, b है, सो द लिमिट विल बी फ्रॉम a टू b, है ना। What it will be, तो म्यू नॉट I n by twice of b minus a बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट I n by twice of b minus a बाहर आउटसाइड आ जाएगा, और dx by x, है ना, ये क्या होता है dx by x, इंटीग्रेशन क्या होता है ln x प्लस कांस्टेंट c क्यों ऐड करते हैं आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है, एक c भी ऐड करना होगा, लेकिन यहाँ लिमिट है a टू b, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, तो dx by x हो जाएगा ln x, और लिमिट a से b, that is mu naught I n by twice of b minus a, ln एक बार x के बदले b रखेंगे, माइनस एक बार ln x के बदले a रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln a माइनस ln b या ln b माइनस ln a, कुछ भी अगर हो जाए, ln x माइनस ln y क्या होता है, ln x by y, so it will be mu naught I n by twice of b minus a ln b by a. This is the answer. This was the question asked in IIT JEE 2011. All right. रिवीजन क्लासेस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें हम लोग करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट सी इट, है ना, सॉल्यूशन को देखिए। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स हैविंग सम करंट केप्ट पैरेलल। एनसीईआरटी में देखे अगर तो ये टॉपिक भी है, आप लोगों को अलग से पढ़ना है ना। जैसे देखिए, फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट कंडक्टर्स, अंडरस्टूड सी बात है कि दोनों कंडक्टर्स करंट कैरिंग कंडक्टर्स है ना, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है। जैसे मान लीजिए दो वायर्स हैं, एक में I1 और एक में I2 करंट जा रहा है, और दोनों इनफाइनाइट वायर है, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन कम है, लेंथ काफी ज्यादा है, तो इनफाइनाइट वायर कहे जा सकते हैं। मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी
कुछ होगी r होगी, r डिस्टेंस पे हैं ये दोनों, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज आल्सो 90, नो इशू। तो अगर मैं इस कोई कहता है मुझे कि बताओ इसके कुछ पार्ट के सेकंड वायर के, दिस वायर इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड वायर अगर है, तो सेकंड वायर के किसी पार्ट पे फर्स्ट वायर के करंट की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, या फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो रहा होगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत इजी भी है। अब देखिए, अगर एक करंट कैरिंग वायर के सामने दूसरा करंट कैरिंग वायर रखा हुआ हो तो फोर्स लगेगा लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम सबसे पहले ये पढ़े कि किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो आईडीएल क्रॉस बी इंटीग्रेशन, उस पर टोटल फोर्स लगता है। तो I2 को अगर हम ये कहें कि I2 इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I1, ये भी बात सही है, या वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। मैं ये भी कह सकता हूं कि I1 इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I2, ये भी हम कह सकते हैं, है ना। तो अगर मैं एक बहुत स्मॉल लेंथ dy ले लूं, है ना, मैं देखने जा रहा हूं कि फोर्स ऑन ए स्मॉल पार्ट ऑफ सेकेंड वायर, एक dy विड्थ का एक एलिमेंट मैं लेता हूं I2 पे, तो इस स्मॉल एलिमेंट पे I1 की वजह से फोर्स किधर की तरफ लगेगा जरा देखा जाए। तो सबसे पहले I1 की वजह से dy पे फील्ड किधर की तरफ होगा, फील्ड एट एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब dy, फील्ड एट एलिमेंट ड्यू टू I1 ना, इस dy पे, तो इस I1 की वजह से फील्ड किधर की तरफ होगा। तो देखिए आईडीएल क्रॉस आर, थंब इनसाइड, अंदर की तरफ होगा, इनवर्ट होगा, इतना पता है। और कितना होगा, तो इनफाइनाइट वायर है ये, इनफाइनाइट वायर के कारण आर डिस्टेंस पे कितना हो जाता है, म्यू नॉट I1, करंट I1 है बाई 2 पाई आर, और किधर की तरफ हो जाएगा, तो इनवर्ट। अगर मैं XY बना दूं ऐसे, तो इनवर्ट का मतलब माइनस के कैप, है ना। अगर ये हमारा व्हाइट बोर्ड XY प्लेन हो जाए तो I1 की वजह से इनवर्ट का मतलब माइनस के कैप हो जाएगा। और करंट किधर जा रहा है, अगर सेकंड कंडक्टर में बात करें तो करंट एलिमेंट की बात करें तो यहाँ करंट एलिमेंट कितना है, यहाँ का मैं करंट एलिमेंट CI शॉर्ट में लिख रहा हूं, करंट एलिमेंट कितना है, तो I2 dy, और किधर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ J कैप। तो B पता है हमें, यहाँ का एलिमेंट के पास का B पता है और करंट एलिमेंट पता है, तो हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि फोर्स कितना लग रहा होगा। फोर्स कितना लग रहा होगा यहाँ पे इस dy विड्थ पे, तो I2 आइडियल क्रॉस P, तो स्मॉल df ऑन एलिमेंट, स्मॉल फोर्स ऑन एलिमेंट। स्मॉल फोर्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग, स्मॉल फोर्स बोल रहे हैं क्योंकि ये एलिमेंट स्मॉल है। तो df ऑन एलिमेंट क्या निकलेगा, इट विल बी I2 dy j कैप आइडियल क्रॉस b, एंड b किसका लेंगे, तो I1 की वजह से म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई r माइनस k। So it will be what? It will be mu naught I1 I2 dy by 2 pi r और j क्रॉस माइनस k, j क्रॉस माइनस k कितना, j क्रॉस k क्या होता है I, तो j क्रॉस माइनस k क्या हो जाएगा, माइनस I। माइनस I का मतलब इस एलिमेंट पे लेफ्ट साइड की तरफ ये जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, हमारा जो df लगेगा, तो इट इज माइनस I का df आ गया हमारा। अगर मैं df बाई dy कर दूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, आप इतना तो पता चल गया कि इस इवेंट में फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा। पता है अगर आप यही काम I2 की वजह से I1 के एलिमेंट पे लगाते तो उसमें फोर्स प्लस x में लगता। मतलब हम कह सकते हैं कि दो पैरेलल कंडक्टर्स जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे हों, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। जैसे ऐसा कहीं सिचुएशन देखो आप तो तुरंत इस कंक्लूजन पे आ सकते हो कि दोनों में अट्रैक्शन हो रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए यहाँ अट्रैक्शन हो रहा होगा, और यहाँ अगर कुछ ऐसा हो जाए तो यहाँ रिपल्सन हो रहा होगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करो आप, है ना, यहाँ से माइनस I हटा दो, केवल मैग्नीट्यूड की बात करो तो df बाई dy आ जाएगा, df बाई dy आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r। तो दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसी फैक्ट से हम लोग 1 एम्पियर भी डिफाइन करते हैं, एनसीईआरटी में है ये चीज, है ना। अगर चूंकि म्यू नॉट का वैल्यू होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, है ना। अगर ये R1 हो जाए और ये दोनों करंट का वैल्यू सेम हो जाए और फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू कितना हो जाए, तो ये हो जाए 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर, तो द करंट इज 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर का ब्रांडेड डेफिनेशन है जो कि SI यूनिट के मुताबिक दिया जाता है। आप उसको सीधे पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी को, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात हम लोग करेंगे। तो df by dy is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi r, ऑलराइट।
ऑलराइट, लेट अस प्रोसीड। ये जो आया, दिस इज dF by dy, फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi r, ये फोर्स पर यूनिट क्या है, लेंथ। अब देखिए यहां अगर हम टोटल फोर्स निकालना होता, मान लीजिए ये कंडक्टर तो मैंने इनफाइनाइट लेंथ का लिया था I2, अगर ये छोटा कंडक्टर होता और तो नेट फोर्स निकालना होता तो हम लोग क्या करते, जैसे I2 जिसमें करंट जा रहा है, आई रिपीट, जो करंट I2 जिस कंडक्टर में जा रहा है, अगर उस कंडक्टर पे फोर्स निकालना होता तो हम लोग इसी को इंटीग्रेट करते, और इंटीग्रेट करते तो म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi r सब बाहर आ जाता, और dy का इंटीग्रेशन इस कंडक्टर का लेंथ हो जाता। यानी अगर इस कंडक्टर, मतलब अगर सिचुएशन ऐसा हो और यहाँ पे करंट I1 जाए और ये एक छोटा कंडक्टर हो जिसमें I2 जाए और इस कंडक्टर का लेंथ L हो, है ना, तो फोर्स ऑन टू यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स ऑन टू इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r, ये तो बाहर आ जाएगा, और dy का इंटीग्रेशन L हो जाएगा, तो म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई r, दिस इज द नेट फोर्स ऑन टू, दिस इज द नेट फोर्स ऑन टू, हम कह सकते हैं, ठीक है ना, ऑलराइट। पता है ऐसा क्यों कह सकते हैं, एक चीज और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि हर जगह है ये इनफाइनाइट वायर है, तो इस इनफाइनाइट वायर की वजह से हर जगह फील्ड क्या होगा, सेम होगा, मतलब I2 ये जो कंडक्टर है लेंथ का, इसके हर सेगमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, किसकी वजह से, जो पहला कंडक्टर है जिसमें I1 करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो अट्रैक्शन होगा, ये भी बात बिल्कुल सही। तो यहाँ एक रिजल्ट आया है, इस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मान लीजिए सपोज ये एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इसमें करंट कुछ जा रहा है I1, और ये छोटा सा वायर है, इसमें भी इसमें करंट जा रहा है I2, दोनों के बीच का सेपरेशन है R, इस छोटे से वायर का मास है M। इफ क्वेश्चन है, आई रिपीट, कि ऊपर वाला वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, नीचे वाला वायर फिनिट लेंथ का है जिसका लेंथ है L, मास M, है ना, if the small wire is in equilibrium in vertical plane then find the current I2, है ना, या I1, कुछ भी पूछा जा सकता है ऐसे सिचुएशन में, I2 देके I1, I1 देके I2 भी पूछा जा सकता है। तो देखिए अगर ये स्मॉल वायर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना, तो नेट फोर्स जीरो का मतलब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक mg नीचे लगेगा, इसका एक अपना वेट नीचे लगेगा, और एक और फोर्स जरूर इस mg को बैलेंस कर रहा होगा, कौन सा फोर्स अब लगेगा, तो दूसरा कोई गुंजाइश ही नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स ही लगेगा, किधर की तरफ लगेगा, तो देखिए दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा तो किधर की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, F मैग्नेटिक। तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम F मैग्नेटिक जो होना चाहिए वो mg के बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो, है ना, F मैग्नेटिक इज इक्वल टू mg, F मैग्नेटिक कितना हो जाएगा, तो F मैग्नेटिक हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई r, अभी आया था ना, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू mg। तो I2 क्या आ जाएगा, I1 अगर पता है तो I2 क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा 2 पाई r mg बाई म्यू नॉट I1 L, दिस इज द I2, 2 pi r mg by म्यू नॉट I1 L, क्लियर है ना। अच्छा एक चीज आप देखिएगा, अगर आप इस वायर को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, तो जैसे ही ऊपर ले जाएंगे ऊपर वाला फोर्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस घटेगा, जैसे ही इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, इस वायर को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये R क्या हो जाएगा, R घटेगा, R घटेगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, यानी ऊपर की तरफ का फोर्स बढ़ेगा, नीचे वाला फोर्स क्या है, वो तो उतना ही है, mg ही है, तो ये थोड़ा सा भी यहां से अगर आपने शिफ्ट किया तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इस वायर को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे आप, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, जैसे ही नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे mg तो कांस्टेंट है जो कि किसके बराबर है, म्यू नॉट I1
I2L/2πr। अगर r बढ़ेगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, घटेगा, यानी ऊपर वाला फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नीचे वाला फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी नीचे शिफ्ट करने पे नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, और ऊपर शिफ्ट करने से ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे अगर आपने इस वायर को डिस्टर्ब किया तो ये नीचे डिस्टर्ब किया तो नीचे चला जाएगा एक्सेलरेट करके, और ऊपर डिस्टर्ब किया तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कभी IIT JEE में आया हुआ है, मैं कह देता हूं, ढूंढ के कीजिएगा, मैं करवाऊंगा नहीं, कि अगर यही जस्ट उल्टा कर दूं मैं ना, तब ऐसा नहीं होगा। ये ऊपर वाला वायर को अगर ओवर शिफ्ट करूं तो नीचे की तरफ आना चाहेगा छोटे वायर को, अगर ये छोटा वायर ऊपर और बड़ा वायर नीचे होता तो, है ना, तो ऐसा सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, वहां पे रिपल्सन होना चाहिए, है कि नहीं, वहां पे क्या होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए। जैसे ये एक बड़ा वायर है, ये एक छोटा वायर है, अब करंट ऐसा आ रहा है ना, तो अब इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी ये बड़ा वाला वायर ऊपर वाले वायर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये नीचे mg लगेगा। फोर्स कितना लगेगा तो उतना ही, अगर इसका लेंथ है I2, इसमें करंट है, I1 इसमें करंट है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल वही होगा, म्यू नॉट I1 I2 L/2πr ही होगा। लेकिन अगर आप देखें कि इन दोनों में अब चूंकि रिपल्सन हो रहा है एंटी पैरेलल करंट की वजह से, mg नीचे है, तो होगा क्या वो देखिए, जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, है ना, जैसे ही आप इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ऊपर शिफ्ट करने से r बढ़ेगा, mg तो वही रहेगा चूंकि कांस्टेंट फोर्स है, ऊपर शिफ्ट करने से r बढ़ेगा तो Fm घटेगा, यानी ऊपर शिफ्ट करने से ऊपर वाला फोर्स कम हो जाएगा, नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, यानी ये नीचे आना चाहेगा। उसी तरीके से जब आप नीचे करेंगे ना, तो नीचे करेंगे तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, नीचे वाला फोर्स mg कम, mg तो उतना ही रहेगा, और यहाँ चूंकि वो इक्विलिब्रियम में था, यानी जब आप ऊपर करेंगे इस वायर को, इस छोटे से वायर को जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो mg जो है वो मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा होकर के नीचे लाना चाहेगा, और जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो mg से ज्यादा होकर के ऊपर ले जाना चाहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स को ऊपर लगना है और mg को नीचे लगना है। तो इस केस में अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने इसको दिया तो इट विल स्टार्ट SHM, इट विल स्टार्ट SHM। उसी SHM का टाइम पीरियड पूछा गया था फॉर स्मॉल ऑक्सीडेशन, ये कभी IIT JEE में बहुत पहले 2530 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है। तो JEE एडवांस के जितने स्टूडेंट्स हैं, आई विल सजेस्ट कि आप ट्राई करना, लेकिन एक बार मैं SHM पढ़ा दूंगा तब करना, क्योंकि आई डोंट नो आप SHM क्या पढ़े हुए हैं। SHM एक बार हम लोग पढ़ेंगे ना तब करना, ऑलराइट। नीट वाले लोग बिल्कुल ट्राई मत करना, एडवांस JEE एडवांस वाले लोग ट्राई करना, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स को हम लोगों ने देखा, है ना, ऑलराइट। All right, now we will start एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स लॉ, है ना। फोर्स बिटवीन कंडक्टर्स हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग एम्पियर्स लॉ देखने जा रहे हैं। एम्पियर्स लॉ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर में पूछता है, एम्पियर्स लॉ, है ना, एम्पियर्स सर्किटल लॉ भी कहते हैं। पता है ये गॉस लॉ जो था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी लॉ की तरह ये एक बहुत यूजफुल लॉ है। जैसे गॉस लॉ बहुत सारे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में जिस प्रकार हमारी मदद करता था, वैसे एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालने में हमारा हेल्प करता है ना। एम्पियर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालते हैं। ये लॉ पता है क्या कहता है, ये लॉ कहता है, अगर इस लॉ के मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करें तो इट सेड दैट B डॉट dl इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड लूप is equal to mu naught into I enclosed, I enclosed। अब इसका मतलब मैं समझा दूं कि ये क्या है। मतलब कोई भी लूप हो स्पेस में, मान लीजिए कोई भी लूप हो, एक आर्बिट्रेरी लूप है, उसमें अगर हम लोग B डॉट dl कैलकुलेट करें इस पूरे लूप के हर पॉइंट पे चल के मूव करते हुए, ये अलग बात है कि लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो, सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
लेकिन ये लॉ कहता है कि इस लूप के हर पॉइंट पे बी यानी मैग्नेटिक फील्ड और डीएल यानी स्मॉल लेंथ का पूरे लूप के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल, ये सिंबल क्लोज्ड इंटीग्रल का है, इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी टाइम I enclosed, current enclosed by the loop, provided the electric field inside the loop is constant. मतलब इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए. ये है कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ. अब I enclosed का मतलब क्या है? तो I enclosed का मतलब ये है कि जब B डॉट DL आप कैलकुलेट करो, B डॉट DL जब आप कैलकुलेट करो, तो जिस सेंस में आप चल के लूप के अलॉन्ग B डॉट DL इंटीग्रल को कैलकुलेट करने जा रहे हो, उस सेंस में अपने राइट हैंड के चारों मीलों को कर्ल करो. थंब का जो डायरेक्शन होगा, है ना, थंब का जो डायरेक्शन होगा, इट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट. उसका जस्ट अपोजिट जो डायरेक्शन होगा दैट इज नेगेटिव. जैसे मान लीजिए यहां पे एक करंट I1 ऐसे जा रहा है ना, एक करंट I2 ऐसे आ रहा है, एक करंट I3 ऐसे जा रहा है, एक करंट I4 ऐसे आ रहा है, एक करंट I5 ऐसे जा रहा है. सपोज तो इस सिचुएशन में अगर इसी लूप में ये जो मैं लूप बनाया हूं और जो सेंस है उसी सेंस में मैं B डॉट DL यानी ऐसे इस सेंस में B डॉट DL कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो फॉर दिस फिगर व्हाट आई विल राइट, फॉर दिस फिगर हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे B डॉट DL इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम. अब देखो इसके सेंस में अगर हम चले B डॉट DL को जैसे इंटीग्रेट करना है एरो के सेंस में, तो थंब का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो लिखेंगे हम लोग I1, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा. तो I1 और I3 को तो पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन I2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव. बस इतना ही लिखेंगे. पता है I4 और I5 बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कहता है I enclosed यानी लूप के अंदर के करंट की बात करता है. तो म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I3 माइनस I2 लिखेंगे, पहली बात. दूसरी बात कि यहां जब आप इस सारे डॉट पॉइंट्स पे मतलब लूप के एक एक पॉइंट पे जो B कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि B तो चाहिए, जब आप LHS को सॉल्व करोगे तो यू विल हैव टू यूज B, है ना, B चाहिए आपको. तो B किसकी वजह से होगा, तो B सारे करंट्स की वजह से होगा. बिल्कुल वही एनालॉजी कि जब गॉस लॉ यूज करते हैं तो गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारी चार्ज की वजह से लेते हैं, लेकिन Q इनक्लोज्ड केवल अंदर वाला लेते हैं. तो E डॉट DS इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहां है B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I नेट. जो काम वहां E वही काम यहां भी, लेकिन ध्यान रखना है वो सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज सरफेस के लिए लिया जाता है. ये लाइन इंटीग्रल है, ये एक लूप के लॉन्ग लिया जाता है. ठीक है ना, बहुत सारे डिफरेंसेस भी है, बोर्ड में आ सकता है ना. एनालाइज द टू स्टेटमेंट्स ऑफ एम्पियर्स लॉ एंड गॉस लॉ. तो आप लोग कर सकते हैं कहां सिमिलरिटीज और कहां डिसिमिलरिटीज है ना. तो म्यू नॉट इनटू I1 प्लस I3 माइनस I2. आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, है ना. इस पे जैसे सोलेनॉइड एक इनफिनाइट वायर की वजह से, टोरॉइड की वजह से अंदर में मैग्नेटिक फील्ड, है ना. ऑलराइट.